Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जीवन के चक्र के बारे में। तो वीडियो लेक्चर में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड फ्रेंड्स आपने यदि हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो शिप्रा तीरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो सारे वीडियो लेक्चर्स को भी ज़रूर देखिए क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो लेक्चर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। तो देखिए लाइफ प्रोसेसेस जो होती है वो ऐसी प्रोसेसेस होती है जो हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि हम या फिर ये कह लीजिए कि हमारी बॉडी को या फिर हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती है। लाइक जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, या फिर हमारे हार्ट के धड़कने की जो प्रोसेस होती है, जो न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं जिससे हमें हमारा शरीर जो होता है पोषित होता है, ये सब जो सारी प्रोसेस होती है जो हमारी डेली लाइफ के लिए भी ज़रूरी होती है, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, इन्हें ही कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। अब यदि आप प्लांट्स की बात कर लीजिए, प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती है ना, जो उन्हें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती है, राइट। तो चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे प्लांट्स हो, दोनों में ही ऐसी प्रोसेसेस जो उनकी बॉडी के अंदर होगी और उन्हें ज़िंदा रखने के लिए नेसेसरी होगी, इसेंशियल होगी, उन्हें ही क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेसेस। अब देखिए ये प्रोसेसेस क्या क्या इन्वॉल्व करती है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, सेकेंड है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, और फोर्थ है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो ये सारी प्रोसेसेस क्या कहलाएगी, लाइफ प्रोसेसेस। और फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन था यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, और उस वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के जो सेकंड पार्ट है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए जैसे हम जो भी फूड खाते हैं, है ना, हमने खाना खाया तो उसमें कई तरह के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से अपने शरीर को पोषित करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब देखिए फूड में कई तरह के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, पोषक तत्व होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, फैट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। तो ये सब जो है फ्रेंड्स ये अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को पोषित करते हैं जिससे हमारी बॉडी में वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है फ्रेंड्स ये क्या है, ये एनर्जी गिविंग फूड है, यानी कि ये हमें एनर्जी देने का काम करते हैं, है ना। और वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है फ्रेंड्स इनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है, बट फिर भी फ्रेंड्स ये बॉडी में ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लेंगे तो सब मतलब ये नहीं होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, इनका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बट ये हमें एनर्जी जो है प्रोवाइड नहीं करते, फिर भी ये क्या है, इसेंशियल फूड है। कहीं ना कहीं बॉडी के वृद्धि के लिए इनका भी जो रोल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी की वृद्धि में। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन के जो मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, कि जो अपना फूड जो है स्वयं से सिंथेसाइज कर सके, स्वयं से प्रिपेयर कर सके, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक, जिसके अंतर्गत ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आते हैं। अब यदि बात करें हीटरोट्रॉफिक की, तो देखिए फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है परपोषी, यानी कि जो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे, यानी कि अपना फूड खुद से सिंथेसाइज ना कर पाए, उन्हें कहा जाता है परपोषी। लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है फ्रेंड्स ये क्या है, अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इन्हें हीटरोट्रॉफिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हीटरोट्रॉफिक का मीनिंग तो हो गया। अब ये तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, लाइक सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी, जिसे हिंदी में कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फंगाई और यीस्ट। अब देखिए सेप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है कि ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो डेड डिकेइंग मैटर होते हैं उनके ऊपर जीवित रहते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं, अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, उन्हीं पे ग्रो होते हैं। लाइक जैसे यदि आपने कभी ब्रेड के ऊपर फंगस लगा हुआ देखा होगा तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वो फंगस जो है वो ब्रेड के ऊपर फैलता जाता है, यानी कि ब्रेड जो है उसी से अपना फूड डिराइव करता जाता है और उसी के ऊपर रहता है ना। तो उससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि ये डेड डिकेइंग मैटर पर रहते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उन्हीं पे ग्रो होते हैं, उन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइटिक। ओके, अब यदि बात करें पैरासिटिक की, जिसे कहा जाता है हिंदी में परजीवी। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कसकटा और प्लाज्मोडियम। कसकटा मीन्स अमरबेल, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपने कभी देखा होगा प्लांट के ऊपर इस तरह की बेल जो है ऊपर लपटी हुई रहती है,
है ना। तो ये पैरासिटिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गन पर रहते हैं और उनसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बट बिना उनको नुकसान पहुंचाए। जैसे अमर बेल भी जो है फ्रेंड्स, ये क्या करती है, ये पेड़ पौधों के ऊपर लपटी हुई तो रहती है, पर फिर भी ये पेड़ पौधों से ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उनका पोषण खींच लेगी और खुद को पोषित कर लेगी, उन्हीं के ऊपर ग्रो होती है, उन्हीं से अपना फूड जो है प्रिपेयर करती है, बट उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मच्छर की बात कर लीजिए, जैसे मॉस्किटोज जो होते हैं, ये भी क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये बिना ह्यूमन बींग्स को मारे क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो डिराइव कर लेते हैं, बट ह्यूमन बींग्स को बिना नुकसान पहुंचाए। वैसे थोड़ा तो हार्म करते हैं, है ना, कभी कभी ज़्यादा भी कर देते हैं, कुछ केसेस में जो है मॉस्किटोज जो होते हैं उनसे बड़ी बीमारियां फैल जाती है, पर फिर भी अगर जनरली बात करें तो मच्छर इतना ज़्यादा कोई हार्म नहीं करते हैं। तो ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक तरीके के पैरासिटिक यानी कि परजीवी ही है। ठीक है। अब देखिए थर्ड जो कैटेगरी है वो है होलोजोइक। होलोजोइक में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, लाइक मैन हो गए, डॉग हो गया, अमीबा हो गया, ये जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, ये अमीबा की इमेज है। ठीक है। ये भी क्या होते हैं, होलोजोइक। अब ये होलोजोइक क्या होते हैं, तो देखिए ये जो है ये फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं और फिर वहां से इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। यानी जो भी चीज होगी इनके अंदर वो बॉडी के अंतर्गत ही होगी। ठीक है। तो ये होते हैं होलोजोइक। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका हेटेरोट्रॉफिक, जो परपोषी होते हैं इनके इतने तरह के टाइप होते हैं। ओके। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि हेटेरोट्रॉफिक में फ्रेंड्स हम लोग ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसी से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और बनते भी उसी से क्वेश्चन से ज़्यादा, उसी टॉपिक से। अब देखिए डाइजेशन क्या होता है ह्यूमन के अंदर। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये भी एक तरीके का ऑर्गन सिस्टम है, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर के लिंक भी फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो लेक्चर्स को भी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि उसके अंदर डाइजेशन की पूरी प्रोसेस है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डाइजेशन और जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उस वीडियो लेक्चर में है, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए डाइजेशन इन ह्यूमन। तो देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन डाइजेशन की प्रोसेस में एक्चुअली हम करते क्या है, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका सिंप्लीफिकेशन होता है, यानी कि उन्हें सिंप्लीफाइड किया जाता है। होता क्या है कि देखिए जैसे हमने माउथ से फूड इनटेक किया, ग्रहण किया अंदर, ठीक है, और फिर वो फूड जो है फूड पाइप के थ्रू कहाँ पर पहुँच गया, स्टमक के अंदर। ठीक है। स्टमक से फिर वो कहाँ पर पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो कहाँ पर पहुँच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। और आगे प्रोसेस इसी चलती गई और फिर बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ वो कहाँ पर, बाहर आयनस के थ्रू वो बाहर निकाल दिया गया, वेस्टेज जो भी था। ठीक है। तो इस तरह से काम करता है पूरा जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे हमारे जो फूड होते हैं उसमें तीन चीज़ें पाई जाती है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब ये तीनों क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। अब इन्हें सेल के पास सीधे तो भेज नहीं सकते एनर्जी को, मतलब इससे सीधे सीधे हम एनर्जी नहीं भी निकाल सकते, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इनसे सीधे सीधे एनर्जी जो है वो सेल के थ्रू नहीं निकाली जाती। तो फिर इन्हें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, ये तीनों ही जो आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इन्हें क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाइड करना पड़ता है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है इसे किसी अदर फॉर्म में सिंप्लीफाइड करते हैं, फिर उससे एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब की जाती है। प्रोटीन को अदर फॉर्म में सिंप्लीफाइड करते हैं, इसी तरह से वसा जो है, फैट जो है, उन्हें अदर फॉर्म में सिंप्लीफाइड करते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिए, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है एनर्जी गिविंग फूड। तो अब इनसे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का सरलीकृत रूप यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट को जो सिंप्लीफाइड किया जाता है डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, तो वो किस फॉर्म में सिंप्लीफाइड होता है, वो होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ये जो आपको यहाँ पर सोर्स सारे दिख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। ये फूड जो है जिनमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिच अमाउंट में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सा हो गया, सरलीकृत रूप जो है वो कौन सा हो गया, ग्लूकोज। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटीन का सरलीकृत रूप यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब प्रोटीन को अपन मतलब प्रोटीन को जो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू किस फॉर्म में सिंप्लीफाइड किया जाता है, तो प्रोटीन को किया जाता है फ्रेंड्स अमीनो एसिड में या फिर एमिनो एसिड में। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपको यहाँ पर सोर्स दिख रहे हैं, मिल्क हो गया, है ना, एग हो गए, फ्लैश हो गया यानी कि जो मांस है, ये सब किसके सोर्स है फ्रेंड्स, रिच सोर्सेज है प्रोटीन के। ठीक है। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वसा का सरलीकृत रूप यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है।
तो देखिए फ्रेंड्स, वसा को जो फैट्स जो होते हैं उन्हें किस फॉर्म में सिंप्लीफाइड किया जाता है, उन्हें फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल के फॉर्म में चेंज किया जाता है, मतलब उन्हें ग्लिसरॉल के या फिर फैटी एसिड्स जो है उसके फॉर्म में उन्हें सिंप्लीफाइड किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो जंक फूड होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है अधिक मात्रा में वसा मौजूद होता है। ठीक है, सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है इसके अंदर हम करते क्या है कि फूड से यदि हमें एनर्जी निकालना होती है, वो तो सीधी सी बात है, निकालना ही है वैसे तो, नहीं तो हम वर्क कैसे करेंगे, राइट। तो फूड से एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकाली जाती है, वो जैसे खाली डाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें सिर्फ उन्हें सिंप्लीफाइड किया जाएगा। एनर्जी निकालने का काम जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू होगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, डाइजेशन की प्रोसेस में केवल फूड से हम क्या करेंगे, फूड को सिंप्लीफाइड करेंगे, है ना। और न्यूट्रिशन का सिंप्लीफिकेशन ही क्या कहलाता है, डाइजेशन की प्रोसेस के अंतर्गत ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इन्हें हमने ये तो पढ़ लिया कि ये किस फॉर्म में सिंप्लीफाइड करते हैं, कि एनर्जी गिविंग फूड है और इन्हें सिंप्लीफाइड भी करना होता है, और किस फॉर्म में करते हैं ये भी पढ़ लिया। बट अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स भी तो होना चाहिए ना जो इन्हें सिंप्लीफाइड कर पाए, ऐसे डायरेक्टली तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो उन केमिकल्स को कहा जाता है एंजाइम्स। यही एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें सिंप्लीफाइड करते हैं, इन्हें सरलीकृत करते हैं ताकि क्या हो सके, डाइजेशन हो सके उनका। ठीक है, तो इन्हें एंजाइम्स कहते हैं और इन्हें बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। बायोकैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ जो हमारी बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उन्हें फास्ट कर सके, उन्हें जल्दी कराए। ठीक है, तो एंजाइम्स जो होते हैं इन्हें बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारी बॉडी में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखिए, एक है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ये क्या करता है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उन्हें ग्लूकोज में मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च हो गए, शुगर हो गए, तो इन्हें काय में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। पेप्सिन जो है इसका काम क्या होता है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है इसका काम क्या होता है कि ये जो है बचा हुआ जो प्रोटीन होता है, बचा हुआ जो प्रोटीन का यदि कोई पार्ट होगा तो उसे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है प्रोटीन तो फ्रेंड्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, चाहे फिर वो पेप्सिन के थ्रू कन्वर्ट हो या फिर ट्रिप्सिन के थ्रू कन्वर्ट हो। ठीक है, लाइपेज की यदि बात करें तो फ्रेंड्स लाइपेज जो होता है, एक वर्ड ध्यान रखिए, लिपिड। लिपिड का मतलब होता है फैट। अब ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा, यानी कि ये किसको कन्वर्ट करेगा, ये फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो ये काम करते हैं। अब देखिए डाइजेशन की जो प्रोसेस के बारे में यदि बात करें तो फ्रेंड्स आप वीडियो लेक्चर्स भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा डिटेल में है डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो, है ना। अब देखिए डाइजेशन की यदि प्रोसेस की हम बात करें तो जैसे जब हम खाना खाते हैं तो उसके पीछे क्या प्रोसेस फॉलो होती है, जैसे जो हमारे दांत होते हैं, है ना, वो क्या अलग अलग तरीके के होते हैं, लाइक कटिंग टीथ काटने के लिए, टीयरिंग टीथ जो होते हैं फाड़ने के लिए, ब्रेकिंग टीथ होते हैं, है ना, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं पीसने के लिए, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, इतने तरीके के सारे दांत होते हैं, है ना। अब ये क्या करते हैं, ये फूड को पूरा पीस देते हैं, मतलब जो डायरेक्ट ही अंदर उतारते हैं खाना उनका नहीं बोल रही हूँ ये दांत जो होते हैं इनका मेन काम ये होता है कि फूड को अच्छी तरह से पीस देते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जब माउथ की जो इनर लाइनिंग होती है, जो उसके अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। और ये जो है ये किसको सीक्रेट करती है, सलाइवा को रिलीज करने का काम करती है। अब ये जो सलाइवा है इसमें क्या लार प्रेजेंट, मतलब ये जो सलाइवा है लार जो है इसमें प्रेजेंट होता है सलीवरी एमाइलेज, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्टार्च शुगर इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये सलाइवा को जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये सलाइवा को रिलीज करते हैं, और इसी सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आपको अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो मुंह से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, जब आप चीविंग करना स्टार्ट करते हैं ना वहीं से आपकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। आप जितना ज़्यादा अच्छा फूड को चीव करेंगे, जितना अच्छा उसको चबाएंगे, आपका डाइजेशन जो है उतना ही अच्छे से होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि डाइजेशन जो है वो पेट में जाके स्टार्ट होता है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो अभी तो देखिए अभी तो क्या हुआ है, अभी तो सिर्फ माउथ तक ही पहुंचा है। अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डाइजेस्ट हुआ, वो ब्लड में नहीं गया है।
फिर वहाँ से फूड जो है वो कहाँ, ये जो फूड पाइप आपको दिख रहा है, इस फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ आगे आ जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि फूड पाइप में कोई मतलब आगे ऐसा कुछ लगा हुआ है पहिया टाइप, या अंदर की तरफ कुछ ऐसे पहिए लगे हुए जिससे वो खाने को आगे धकेल देता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, फूड पाइप के अंदर एक तरीके का मूवमेंट होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो फूड होता है वो फूड पाइप से होता हुआ कहाँ पर पहुँच जाता है, एसोफेगस की। ये जो एसोफेगस दिख रही है इसे फूड पाइप कहते हैं। एसोफेगस से होता हुआ वो कहाँ पर पहुँच जाता है, स्टमक के अंदर। ठीक है। अब स्टमक जो होते हैं फ्रेंड्स, उनकी इनर लाइनिंग में 3 चीज़ें सीक्रेट होती है। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो कि 3 चीज़ें सीक्रेट करती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब इनका क्या है, अपना एक अलग काम होता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में जब स्टमक से हुआ तो फिर उसके बाद में कहाँ पर आ गया, खाना जो है वो कहाँ पर पहुँच गया, स्टमक में गया। उसके बाद में फिर वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये जो आपको यहाँ पर छोटी आंत जिसे हिंदी में कहा जाता है वहाँ आ जाता है ना। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसे साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, या फिर ये कह लीजिए पूरा ही यहाँ पर हो जाता है ना। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है फ्रेंड्स, उसके बारे में क्या होता है, देखिए उसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के पाइप जाएंगे। कौन कौन से, एक पाइप जो लिवर से आएगा, एक पाइप जो है वो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टमक के थ्रू यहाँ पर आएगा, और तीसरा जो है वो पेनक्रियास है। पेनक्रियास से 2 जूसेस जो है वो रिलीज होंगे। कौन कौन से, उनको पेनक्रियाटिक जूस बोला जाता है, एक ट्रिप्सिन है, एक लाइपेज है। इनका भी अपना एक अलग अलग काम होता है। ठीक है। और लिवर जो है फ्रेंड्स वो किसको सीक्रेट करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, सारा का सारा डाइजेशन जो है छोटी आंत जो जिसे कहा जाता है उसमें कंप्लीट होता है, और उसके बाद में जो वेस्टेज है पूरा वो कहाँ पर पहुँच जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो पहुंच जाएगा तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होना होता है वो हो जाता है, और उसके बाद में जो पूरा वेस्टेज मटेरियल है वो आइनस के थ्रू क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो पूरी प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होती है डाइजेशन के अंतर्गत। और ये जो सारे जूसेस हैं इनका क्या काम होता है ये अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। बाकी इनका ये इस तरह से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, और यहाँ इस पार्ट में ये जो है पाए जाते हैं। ओके, तो चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अब अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, तो वो होता है सलाइवरी एमाइलेज का। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च हो गए, शुगर हो गए, तो इसका काम क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करने का काम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो किसका होता है, पेप्सिन का। देखिए बचा हुआ प्रोटीन है उसको तो ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा। ठीक है। बट अभी आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रोटीन को, सिंपल अभी पूछा है, बचा हुआ पार्ट नहीं पूछा, अभी आपसे नॉर्मली पूछा है कि जो भी प्रोटीन हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आता है उसे डाइजेस्ट करने का काम या उसे परिवर्तित करने का काम अमीनो एसिड में वो किसका होता है, तो वो होता है पेप्सिन का। और ये जो पेप्सिन है किसके थ्रू रिलीज किया जाता है, किसके थ्रू सीक्रेट किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होता है उनके थ्रू सीक्रेट किया जाता है। ठीक है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए ये गैस्ट्रिक जूसेस कहलाते हैं। जो हमारा स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उनके थ्रू एसिड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की जा रही है, और पेप्सिन इन्हें रिलीज किया जाता है, और फिर ये क्या करते हैं फ्रेंड्स कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, पेप्सिन इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का मुख्य कार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, HCl जो है इसका काम भी क्या होता है कि ये क्या करता है, ये भोजन को अम्लीय यानी कि एसिडिक बनाने का काम करता है। अब क्यों होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये गैस्ट्रिक जूसेज है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है जो कि हमारे स्टमक में पाई जाती है, वहाँ से ये सीक्रेट होता है। ठीक है, वहाँ से इसे रिलीज किया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि देखिए पेप्सिन जो होता है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर पाए। जब फूड एसिडिक रहेगा ना तो फंक्शन ऑफ एसिड यही होता है कि वो फूड को क्या करता है, उसको एसिडिक फॉर्म में लाता है, जिससे पेप्सिन जो है वो इजीली प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, भोजन को अम्लीय यानी कि एसिडिक बनाना, वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि किसका काम है, HCl का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकस
का कार्य क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक तरीके का गैस्ट्रिक जूस है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, आपके ऑप्शन से भोजन को क्षारीय यानी कि अल्कलाइन बनाना, भोजन को अम्लीय यानी कि एसिडिक बनाना, थर्ड है आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना, फोर्थ है बड़े वसी कणों यानी कि फैटी पार्टिकल्स को छोटे वसी कणों में विभक्त करना। अब देखिए फ्रेंड्स, म्यूकस जो है इसका काम क्या होता है। देखिए जैसे कि हम अभी मैंने आपको बताया कि जो HCl है वो हमारे पेट में होता है ना, जो कि क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है, फूड का जो मोड होता है उसको एसिडिक कर देता है ताकि जो पेप्सिन है वो आसानी से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, है ना। अब HCl जैसा इतना खतरनाक एसिड यदि हमारी बॉडी में रहेगा तो फिर हमें बचाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो म्यूकस का कार्य यही होता है कि ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे आमाशय होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये आपको यहाँ पर म्यूकस की लेयर दिख रही जो कि क्या है, स्टमक की जो वॉल है उसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। क्योंकि HCl क्या करता है फ्रेंड्स, नहीं तो उसे हार्म कर देगा ना जो हमारे स्टमक की वॉल है उसे। तो इसलिए म्यूकस का काम यही होता है कि ये क्या करता है, HCl जो है उसे HCl जो हमारी बॉडी में बनता है जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारे आमाशय को। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो वर्क ऑफ म्यूकस है वो क्या होता है, आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम बचे हुए प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अब फ्रेंड्स, बचे हुए प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, ट्रिप्सिन का। अभी ट्रिप्सिन जो है किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ये पैनक्रियाज जो होती है, आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का जो आपको स्टमक के पीछे जो पार्ट दिख रहा है ना उसे बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होती है फ्रेंड्स ये क्या करती है, ये पैनक्रियाटिक जूसेस जो है उन्हें रिलीज करने का काम करती है, और वो दो होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है फ्रेंड्स कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन जो है उसे अमीनो एसिड में, जो बचा हुआ प्रोटीन जो होता है उसे अमीनो एसिड में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, ट्रिप्सिन इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा यानी फैट को फैटी एसिड्स में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए जो वसा को मतलब वसा जो है फैट जो उसको फैटी एसिड में परिवर्तित करने का काम मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइपेज का होता है ना, ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप इमेज में भी दिख रहे थे कि ये जो फैट मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये रेड कलर के, है ना, ये फैट मॉलिक्यूल्स है। तो लाइपेज जो इनसे अटैच हो जाता है और फिर डाइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो उसके थ्रू क्या करता है कि ये जो फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें उनमें फैटी एसिड्स में या फिर उन्हें ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है ना। कौन, लाइपेज किसको कन्वर्ट करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को। सो हियर इज योर फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पित्त रस यानी बाइल जूस का कार्य क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पित्त रस होता है जिसे इंग्लिश में बाइल जूस कहा जाता है, ये किसके थ्रू रिलीज किया जाता है, लिवर जो होता है हमारा उसके थ्रू रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है, आपके ऑप्शन से भोजन को क्षारीय बनाना यानी कि अल्कलाइन, भोजन को अम्लीय बनाना यानी एसिडिक, आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना, और फोर्थ है बड़े वसीय कणों को यानी कि जो फैटी एसिड्स हैं उन्हें छोटे वसीय कणों में कन्वर्ट करने का काम करना। अब देखिए फ्रेंड्स, बाइल जूस जो है इसका काम यही होता है कि ये क्या करता है, ये जो है फ्रेंड्स जैसे फूड को अल्कलाइन बनाता है, क्षारीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए HCl जो होता है वो क्या करता है, जो हमारा भोजन का जो माध्यम है उसे अम्लीय बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट कर सके। अब बाइल जूस का काम क्या होता है कि ये फूड का जो मीडियम है उसको वापस से क्या कर देता है, क्षारीय यानी कि अल्कलाइन बना देता है। अब ये अल्कलाइन क्या है, तो जैसे देखिए जैसे एसिडिक होना एक नेचर होता है ना, इसी तरह से एसिड का अपोजिट होता है अल्कलाइन, बेस बोलते हैं उसको, एसिड का अपोजिट होता है बेस। तो अल्कलाइन भी एक तरीके का नेचर होता है। ठीक है, तो पित्त रस यानी बाइल जूस का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, भोजन का जो माध्यम है उसे क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा जनरेट होता है, तो ये लिवर यानी कि यकृत के द्वारा जनरेट होता है। ओके, जैसे देखिए हमारे जो ट्रिप्सिन और लाइपेज ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, है ना, और उसके लिए प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए क्या करना है, जैसे फैट को डाइजेस्ट करेंगे, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज को प्रॉपर डाइजेशन अपना कर सके इसलिए फूड का जो माध्यम है ना उसे अल्कलाइन बनाना जरूरी होता है। तो बाइल जूस इसीलिए उसे अल्कलाइन बनाता है, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी, एसिडिक जब था मोड उसी में कर देते। बट ट्रिप्सिन और लाइपेज को चाहिए कि जो फूड का जो नेचर हो वो कैसा हो, अब अल्कलाइन हो जाए, इसीलिए बाइल जूस जो है वो यकृत के द्वारा सीक्रेट किया जाता है ताकि भोजन का माध्यम जो है वो कैसा हो जाए, क्षारीय। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है
वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाइल सॉल्ट का कार्य क्या होता है। अब देखिए बाइल सॉल्ट जो है ये भी किसके थ्रू रिलीज किया जाता है, जो यकृत है, जो लिवर है, उसके थ्रू ही रिलीज किया जाएगा, बाइल जूस भी और बाइल सॉल्ट भी। ठीक है, आपके ऑप्शन है भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को एसिडिक बनाना, आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना और बड़े वसीय कणों को यानी कि जो फैटी पार्टिकल्स हैं छोटे वसीय कणों में विभक्त करना। अब फ्रेंड्स ये तीनों काम तो आपको पता है कि किसके किसके काम है। आमाशय को सुरक्षा प्रदान करने का काम म्यूकस का है, भोजन को अम्लीय बनाने का काम HCl का है, भोजन को क्षारीय बनाने का काम बाइल जूस का है। तो सीधी सी बात है कि बाइल सॉल्ट का कार्य क्या होगा, ये बड़े वसीय कण जो फैटी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें छोटे कणों में विभक्त करता है ना। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, यानी कि जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उन्हें क्या करता है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे पीसेज में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। देखिए बाइल सोल्ट जो इस तरह से अटैच हो जाता है उनसे और फिर उन्हें क्या करता है, कई सारे छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, उन्हें छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। इससे क्या होता है कि जो लाइपेज है उसका काम क्या होता है, वो फैट को काय में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड्स में या फिर उन्हें ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो इससे लाइपेज का जो काम है वो आसान हो जाता है, तभी तो लाइपेज अपना काम कर पाएगा, नहीं तो इतने बड़े फैट ग्लोब्यूल को वो कैसे डाइजेस्ट करेगा, है ना। तो ये बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है कि जो बड़े फैट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें छोटे उसमें कणों में विभक्त करने का काम करता है, स्मॉलर फैटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस क्रिया के फलस्वरूप भोजन आहार नली यानी कि जो फूड पाइप है जिसे एसोफेगस भी कहते हैं में आगे की ओर गति करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको डाइजेशन की प्रोसेस समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि फूड पाइप में कोई पहिए तो लगे नहीं है कि भोजन अपने आप आसानी से आगे चल जाए। फूड पाइप में एक मैकेनिज्म होता है फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है पेरिस्टोलिसिस। इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो फूड है वो आगे की तरफ मतलब गति करता है। जैसे ये आपकी फूड पाइप, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये आपकी फूड पाइप है, ठीक है, ये है फूड पार्टिकल, है ना, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये फूड पार्टिकल है। अब इसमें होता क्या है कि इस तरह से दोनों तरफ से प्रेशर लगता है, तो दोनों तरफ से प्रेशर लगता है तो ये जो फूड पार्टिकल है ये नीचे की तरफ मोशन करता है ना। फिर जैसे जैसे वो नीचे सरकता जाएगा तो और फिर यहाँ से प्रेशर लगेगा, यहाँ से प्रेशर लगेगा तो ये और नीचे की तरफ सरकता जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें ये जो मोशन होता है इसे क्या कहा जाता है, कौन सी प्रोसेस कहा जाती है, उसे कहा जाता है पेरिस्टोलिसिस। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फूड पाइप में जो भोजन है, जो आहार नली के अंदर जो भोजन है वो आगे की ओर गति किस प्रोसेस के थ्रू करता है, किस क्रिया के फलस्वरूप करता है, तो वो है पेरिस्टोलिसिस। ठीक है, सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके अच्छा, अब फ्रेंड्स देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें ये सब तो काम होता है, डाइजेशन का काम तो होता है, उसके अलावा उसमें एक काम और होता है और वो होता है एब्जॉर्प्शन का काम। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन से पहले आप ये समझिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो प्रोजेक्शन जो होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा इस टाइप का आड़ा टेढ़ा क्यों होता है, ऐसा स्ट्रेट क्यों नहीं होता, क्या रीज़न है। अब देखिए स्ट्रेट इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसके अंदर लाइनिंग होती है, काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा कहे कि माइक्रोस्कोपिक व्यू हो गया, अंदर से मैग्नीफाइंग व्यू हो गया। इसके अंदर क्या होती है फ्रेंड्स, ये जो आपको यहाँ बीच में दिख रही है यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहती है, कहीं बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है, ठीक है। और ये ब्लड वेसल का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना। जो भी फूड आप खा रहे हैं उन्हें वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जो अमीनो एसिड बना है, जो फैटी एसिड बना है, जो वेस्ट ना हो जाए, है ना, जो भी अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में आए हैं या फिर जो भी फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में आए उनका वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो ब्लड वेसल है ये क्या कर सके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी उसके बाद ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू सेल क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो सेल को ही करनी होती है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके ताकि वेस्टेज ना हो कोई सी चीज़। तो इसीलिए इनका जो प्रोजेक्शन है वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। क्योंकि देखिए अगर ये मान लो अगर ये स्ट्रेट होता,
इस तरीके का होता। तो जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो खाली एक स्ट्रेट लाइनिंग में ही होता। अब देखिए इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या हो रहा है, ये ऊपर से भी कर रहा है, इधर साइड से भी कर लेगा, यहाँ से फूड जो इधर से भी कर लेगा। अगर स्ट्रेट लाइनिंग में होता तो कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्शन पूरी प्रॉपर नहीं हो पाता, है ना। सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि अगर इस तरीके का आपका रहेगा तो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, कहीं से भी एब्जॉर्प्शन जो है वो आसानी से हो पाता है। इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो प्रोजेक्शन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन तो आसानी से हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंच जाता है, उसके बाद में फिर किसकी बारी आती है, लार्ज इंटेस्टाइन की। अब वहाँ पे ओवरऑल वैसे तो डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा जो बचा कुचा जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें भी होता है, जो वाटर जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारा का सारा वाटर ही, पूरा का पूरा मोस्ट वाटर जो वो पूरा जो वाटर है वही एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये कह लीजिए कि मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर जाता है, ऐसा नहीं पूरा का पूरा ही ले लेंगे, ठीक है। बाकी का जो वेस्टेज बचता है वो तो फिर आयनस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है शरीर से, है ना। बॉडी से जो भी वेस्टेज है फिर वो आयनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए जो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है टोटल वो कितनी होती है, 1.5 मीटर अप्रॉक्स बताइए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली उनकी जो लंबाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो कितनी होती है, 1.5 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट कर दिया जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर अप्रॉक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो वो 6 मीटर या फिर 6.5 मीटर अप्रॉक्स ऐसे इतनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखिए जो अब आपने एक चीज़ यदि नोटिस की हो कि देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो उसकी लंबाई तो 1.5 मीटर है, फिर भी जो कि छोटी आंत से बहुत ज़्यादा छोटी है ना, फिर भी इसे क्या कहा जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यदि आप स्ट्रक्चर में भी देखते हैं तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये विड्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है ना। यहाँ पे वो लेंथ के बिहाफ पे बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे विड्थ के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। जो जितना ज़्यादा चौड़ा है ना तो इसीलिए उसके बिहाफ पे उसको लार्ज बोल दिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा चौड़ी है तो इसीलिए उसे लार्ज बोल दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ी पतली होती है ना, तो इसीलिए उसे क्या कह दिया कि वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अदरवाइज यदि लेंथ के बिहाफ पे बात करें तो सबसे मतलब जो बड़ी लेंथ जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है और वो कितनी होती है, 6 मीटर और या फिर 6.5 मीटर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर अप्रॉक्स। ओके, अच्छा अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखिए जो हर्बीवोरस जो होते हैं, हर्बीवोरस मतलब क्या, जो घास फूस खाते हैं ना वो, है ना, जो शाकाहारी होते हैं वो, उनकी बात करिए। तो इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना फ्रेंड्स ये और ज़्यादा बड़ी होती है, लेंथ में बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि ये घास खाते हैं। अब घास जो होता है उसमें सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है तो इसके कारण क्या होता है, सेल्यूलोज को एक तो डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक बात ये है। तो इसीलिए हर्बीवोरस जो है इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी बड़ी होती है, जिससे क्या कर सके ये सेल्यूलोज जो है, जो घास ये खा रहे हैं उसे आसानी से डाइजेस्ट कर सके। जैसे जो कार्निवोरस होते हैं, लाइक जो लॉयन होता है, जो शेर होता है, ये फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, तो इसलिए जो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटा होता है। बट ये जो हर्बीवोरस है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कार्निवोरस के कंपैरिजन में बड़ा होता है, क्योंकि वो घास खाते हैं, उन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है इसीलिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है अपेंडिक्स के बारे में। अब अपेंडिक्स कहाँ होता है, तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे बड़ी आंत पे नीचे वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा पतला सा है यहाँ पर निकला हुआ, ये वाला पार्ट उसे कहा जाता है अपेंडिक्स। अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए एक्चुअली अभी हमारी लाइफ में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या रॉ फूड बहुत ज़्यादा खाते थे, जो कच्चा खाना होता है वो ज़्यादा खाते थे, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो उस टाइम पे क्या है फ्रेंड्स, अपेंडिक्स का रोल भी बड़ा था और उस टाइम पे अपेंडिक्स भी थोड़ा बड़ा था। पर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका काम खत्म हो रहा है, तो ये धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है ना। तो ऐसे ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, वेस्टिजियस ऑर्गन, जिसका काम अब क्या है, जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका जो काम है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसीलिए इन्हें वेस्टिजियस ऑर्गन कहा जाता है
है ना। अब एक आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, आपको दोनों लेक्चर्स की लिंक जो है लाइफ प्रोसेस का पार्ट फर्स्ट और डाइजेशन से रिलेटेड जो वीडियो है उसकी लिंक भी आपको, दोनों लेक्चर्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और वो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है और उससे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब देखिए फ्रेंड्स, अमीबा जो इसे अमोबिया भी बोला जाता है, तो अमोबिया का या फिर अमीबा का कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए ये अमीबा का न्यूक्लियस है ना। अब ये जो फूड पार्टिकल है ये कैसे करता है, फूड पार्टिकल को इसने इंटेक किया अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। फूड पार्टिकल अंदर गया है ना, फूड वैक्यूल में गया, और उसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट प्रोसेस को क्या कहा गया, इंजेस्शन। इंजेस्शन मतलब कि उसने अंदर उसे निगला अंदर की तरफ, है ना। सेकंड में क्या हुआ फ्रेंड्स, स्यूडोपोडिया के थ्रू उसका डाइजेशन हुआ। थर्ड में क्या हुआ फ्रेंड्स, वो जो फूड पार्टिकल जो है उसके थ्रू क्या हुआ फ्रेंड्स, फूड वैक्यूल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन हुआ। फोर्थ में क्या हुआ फ्रेंड्स, एसिमिलेशन हुआ, मतलब वो जो एनर्जी का जो जनरेशन होना है, एब्जॉर्प्शन के बाद में एनर्जी जनरेशन होता है, तो एनर्जी का जनरेशन हुआ। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, जब पूरा एनर्जी का जनरेशन हो गया, मतलब उसको ऊर्जा मिल गई, तो फिर जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल उसका क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया, यानी कि उसमें जो फूड है, जो बचा हुआ वेस्टेज मटेरियल था उसे बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो अमीबा है उसमें न्यूट्रिशन जो है वो इस तरह से होता है। ओके, ऑलराइट, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप आपने वीडियो को एंड तक देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारे नॉलेज मिल सके, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। यदि वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी अदर टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं तो वो वीडियो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तेरी को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर सेटिस्फैक्शन। सो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।